आज हम बात करते हैं चैप्टर 3 के सेकंड पार्ट की, जिसका नाम है वैद्युत धारा। हमारा टॉपिक है वैद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल होता क्या है? इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसी युक्ति है जो एक प्रकार की ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। ठीक है, तो वैद्युत सेल क्या होता है? वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो किसी प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है। जो वैद्युत सेल होते हैं वे कई प्रकार के होते हैं, जैसे वैद्युत रासायनिक सेल। ये क्या करेगा? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करेगा। फोटो सेल ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करेगा। सौर सेल ये सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। और ताप युग्म सेल ये ऊष्मीय ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो हम कह सकते हैं कि वह युक्ति जो किसी एक प्रकार की ऊर्जा को दूसरे प्रकार की ऊर्जा में बदलती है वो ट्रांसड्यूसर कहलाती है। और विद्युत सेल भी क्या होता है? एक ट्रांसड्यूसर होता है। क्लियर? उसके बाद हमारा टॉपिक है विद्युत रासायनिक सेल। अब वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है? वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है वैद्युत रासायनिक सेल कहलाता है। ठीक है, परिपथ में आवेश का प्रवाह निरंतर बनाए रखता है। ये सेल क्या होते हैं? जब तक किसी परिपथ में कनेक्ट होंगे तब तक उसमें आवेश का प्रवाह कंटिन्यूस फॉलो होता रहेगा। उसके बाद जो प्रथम विद्युत रासायनिक सेल है सन 1800 में वैज्ञानिक वोल्टा ने इनको बनाया था। एक वैज्ञानिक थे वोल्टा, ठीक है, जिन्होंने 1800 में विद्युत रासायनिक सेल की बात की थी और उनको निर्मित किया था। उसके बाद हम बात करते हैं जो वैद्युत रासायनिक सेल है वे दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्राथमिक सेल। अब प्राथमिक सेल क्या होते हैं? प्राइमरी सेल वे सेल जिनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है, प्राइमरी सेल कहलाते हैं। एक तो होते हैं रिवर्सेबल मतलब उत्क्रमणीय, और एक होता है इनरिवर्सेबल मतलब अनुत्क्रमणीय। इसमें क्या होता है कि इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वह अनुत्क्रमणीय होती है। ठीक है, तो वे सेल क्या कहलाते हैं? आपके प्राथमिक सेल कहलाते हैं। जैसे प्राथमिक सेल के एग्जाम्पल होगी डैनियल सेल, लैक्लांसे सेल, शुष्क सेल आदि, ये प्राथमिक सेल के उदाहरण हैं। इसके बाद हम बात करते हैं द्वितीयक सेल की। वे रासायनिक सेल जिनमें रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, रिवर्सेबल। ठीक है, वे क्या कहलाते हैं? द्वितीयक सेल कहलाते हैं। जैसे सीसा संचयक सेल, अक्षारीय संचयक सेल, ये द्वितीयक सेल के एग्जाम्पल है। इसके बाद हमारा टॉपिक है वैद्युत सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल। ईएमएफ से भी इसको डिनोट कर देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ईएमएफ लिख देते हैं। हमें क्या करना है? हमें फॉर्मूला याद रखना है। ई बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू के। हमें परिभाषा देनी है तो क्यू को हम 1 कूलाम रख देंगे। तो जैसे ही 1 कूलाम रखेंगे ई बराबर होगा डब्ल्यू के, तो हम कहेंगे कि एकांक आवेश को पूरे परिपथ में सेल सहित प्रवाहित करने में दी गई ऊर्जा को सेल की वैद्युत वाहक बल या ईएमएफ कहते हैं। एकांक आवेश को वैद्युत परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य अथवा खर्च, सेल की खर्च ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं? सेल का विद्युत वाहक बल बोलते हैं। इसके बाद हम इसके मात्रक और विमा की बात करते हैं। ई का हमें मात्रक निकालना है। फॉर्मूला था डब्ल्यू अपॉन क्यू, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डब्ल्यू का मात्रक अपॉन क्यू का मात्रक। डब्ल्यू का मात्रक होता है जूल और क्यू का मात्रक होता है कूलाम। तो इसका मात्रक क्या होता है? जूल अपॉन कूलाम। या फिर इसका अन्य मात्रक क्या होता है? वोल्ट। अर्थात यह भी क्या होती है? वोल्टेज ही होती है या सेल की वोल्टेज होती है। इसके बाद हम बात करते हैं विमा की। कार्य की विमा ml2t-2 अपॉन आवेश की विमा AT। तो इसको सोल्व करेंगे, आएगी ml2t-3 A इनवर्स। इसके बाद टॉपिक है हमारा टर्मिनल विभवांतर। अब टर्मिनल विभवांतर क्या होता है? नाम से क्लियर हो रहा है। टर्मिनल का मतलब होता है सिरे। अगर कोई परिपथ है, ठीक है, उस परिपथ में एक कूलाम आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में हम जितना परिपथ में जितना कार्य किया जाता है या फिर परिपथ में जितनी ऊर्जा खर्च होती है वही क्या कहलाती है? टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। इसका फॉर्मूला है V डैश बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। परिभाषा देने के लिए हमने क्यू को 1 कूलाम रख दिया, तो जब 1 रखेंगे V डैश बराबर हो जाएगा डब्ल्यू के। तो हम कहेंगे किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को ही उन बिंदुओं के बीच का
टर्मिनल विभवांतर कहते हैं, जिसे वी डैश से प्रदर्शित करते हैं। अगर मैं इसके बात करूं मात्रक की और विमा की, क्योंकि विद्युत वाहक बल का और टर्मिनल विभवांतर का दोनों का फॉर्मूला सेम है, तो मात्रक भी, इसका भी मात्रक क्या होगा, जूल अपॉन कूलम और या वोल्ट होगा, तथा विमा mL/T-3 A इनवर्स ही होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब जो सेल होता है, सेल क्या होता है, सेल के अंदर अगर ये कोई सेल है, इसके अंदर क्या होता है, केमिकल भरा होता है, ऐसे केमिकल भरा होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेल के बाहर तो माइनस सिरे से प्लस सिरे की ओर चलते हैं और सेल के अंदर प्लस से माइनस की ओर चलते हैं, जिससे एक कंप्लीट चक्कर पूरा होता है। जो सेल के अंदर का ये घोल होता है, ये उन इलेक्ट्रॉनों के चलने में बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है, अर्थात ये क्या करता है, धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। इसको ही हम क्या कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। जो धारा होती है वो इलेक्ट्रॉनों की विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन धारा के विपरीत दिशा में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइनस सिरे से प्लस सिरे की ओर चलते हैं, जबकि धारा प्लस सिरे से माइनस सिरे की ओर चलती है। सेल के अंदर का जो केमिकल होता है, विद्युत अपघट्य बोल सकते हैं, वो धारा के मार्ग में क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। वही क्या कहलाता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है, जिसको हम स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं। प्राथमिक सेलों में इसका मान अधिक होता है और द्वितीयक सेलों में इसका मान क्या होता है, कम होता है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद हमारा टॉपिक है सेल के टर्मिनल विभवांतर, विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। हमने इसके लिए एक परिपथ बनाया। ये परिपथ है, इसमें एक सेल लगा हुआ है, ठीक है, उसका ये आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r, और इसको हमने क्या किया, एक बाह्य प्रतिरोध के साथ एमीटर और कुंजी के द्वारा जोड़ दिया गया। और वोल्टेज नापने के लिए हमने क्या लगा लिया, इसमें एक वोल्टमीटर लगा लिया। इसको हमने थ्योरी में बताया कि चित्र में एक विद्युत सेल जिसका विद्युत वाहक बल E व आंतरिक प्रतिरोध R है, एक कुंजी के द्वारा प्रतिरोध R व एमीटर A से जोड़ा गया है। कुंजी के बंद, जैसे हम कुंजी को बंद करेंगे तो पूरे परिपथ में क्या होने लगी, धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो कुंजी के को जैसे हम बंद करेंगे तो पूरे परिपथ में धारा बहने लगती है। माना पूरे परिपथ में जो धारा प्रवाहित हो रही है वो क्या है, I है। तो जो I है वो t समय के लिए प्रवाहित होती है, तब विद्युत सेल की दी गई ऊर्जा, जो ये सेल है ये क्या ऊर्जा देगा, वो होगा W बराबर क्या, E गुणा क्यों, क्योंकि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा अभी, E बराबर होता है F अपॉन क्यों के, W अपॉन क्यों के। तो यहाँ से W का मान क्या आता है, क्यों गुणा E। अब क्यों का फॉर्मूला हम पिछले चैप्टर में पढ़ के आए थे, पिछले वीडियो में देखा था हमने, क्यों बराबर क्या होता है, धारा के फॉर्मूले से क्यों बराबर होता है IT के। तो हमने क्यों का मान रख दिया, क्यों बराबर IT, तो W बराबर हो गया EIT। ये सेल का टोटल कार्य है। अब सेल कुछ कार्य तो करेगा परिपथ में धारा प्रवाहित करने में, और कुछ सेल के अंदर धारा प्रवाहित करने में। तो दो कार्य करता है, दोनों कार्य को हम निकाल के इस टोटल कार्य के इक्वल रख देते हैं। तो ये है विद्युत सेल के बाहर प्रतिरोध R के सिरों पर उत्पन्न वैद्युत विभव, अतः V है, अतः सेल के बाहर किया गया कार्य W बाह्य बराबर होगा, बाहर वोल्टेज हमने V मानी, W बराबर होता है, यहीं पे हम E का मान वोल्टेज रख देंगे V, और ये IT है GT। ये तो बाह्य कार्य आया। इसी प्रकार हम कहाँ निकाल लेंगे, सेल के अंदर का कार्य निकाल लेंगे। मान लिया जो सेल है, सेल का के सिरों पे विभव कितना है, स्मॉल v मान लिया हमने इसको, और आंतरिक प्रतिरोध R है। तो आंतरिक कार्य किसके बराबर होगा, छोटा v इंटू IT के। v की वैल्यू रख देंगे, v बराबर होता है ओम के नियम से v बराबर IR। तो v बराबर IR रखेंगे, I की I में मल्टीप्लाई I स्क्वायर इंटू RT हो जाएगा। ये हमारा आंतरिक कार्य आया। टोटल कार्य के लिए हम क्या करेंगे, बाह्य कार्य और आंतरिक कार्य को ऐड कर देंगे। अब टोटल कार्य E गुणा IT था, बाह्य कार्य V गुणा IT आया, प्लस आंतरिक कार्य I स्क्वायर इंटू RT आया। IT यहाँ से भी और यहाँ से भी कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा हमारा E बराबर V प्लस IR, या फिर V का हमने मान निकालना है, ये प्लस का उधर जाकर कैसे हो जाएगा, माइनस का। ये हमारा फॉर्मूला आता है विभव, विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध है। इसके बाद हम बात करते हैं सेल के सिरों पर उत्पन्न वैद्युत विभव ओम के नियम से। V बराबर होता है IR के।
इस इक्वेशन को हमने फर्स्ट मानना हुआ है, इस इक्वेशन को हम सेकंड मानते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को डिवाइड करते हैं सेकंड इक्वेशन से, तो यहाँ पे ई अपॉन वी बराबर ये अपोन में ये, तो ई अपॉन वी बराबर वी प्लस आई आर अपॉन आई आर। इसको एक बार इसके अपोन में लेके जाएंगे, एक बार इसके अपोन में लेके जाएंगे, तो हो जाएगा v का मान रख दिया हमने, v बराबर क्या होता है आई इंटू कैपिटल आर, क्योंकि v क्या है परिपथ के बाह्य जो प्रतिरोध लगा हुआ है उसके सिरों पर विभव है, तो इसलिए v की वैल्यू आई आर रख दी, इन प्लस में आई आर स्मॉल आर और अपोन में आई आर। इसको हम अलग अलग सेपरेट करेंगे, आई से आई तो कैंसिल हो जाएगा, आर को आर से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा और आर को आर से डिवाइड करेंगे तो आर अपॉन आर आएगा। अब हमने ये प्लस का 1 इधर जाकर कैसे हो जाएगा माइनस का, ये आर डिवाइड में होगा मल्टीप्लाई में चले जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला आता है आंतरिक प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और वोल्टेज में संबंध। परिपथ में धारा का मान हमें भी फॉर्मूला निकालना था, V बराबर होता है E माइनस आई आर से। हम यहाँ से वोल्टेज निकालनी है सेल की, तो E को रखते हैं यहीं पे, ये माइनस का इधर आकर कैसे हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब V की वैल्यू रख देंगे आई आर प्लस आई आर, ठीक है। यहाँ से हम क्या करते हैं I की वैल्यू निकाल लेंगे तो I कॉमन आएगा, अंदर बचेगा R प्लस आर, ये इधर मल्टीप्लाई में है उधर डिवाइड में चले जाएगा, तो यहाँ से I बराबर आएगा E अपॉन आर प्लस आर। ये परिपथ में धारा का मान होगा। इस पर न्यूमेरिकल बहुत से न्यूमेरिकल इसी आर्टिकल पे आते हैं इस फॉर्मूले पे। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेलों का संयोजन। सेलों का जो संयोजन होता है उसको हम 3 प्रकार से करते हैं, समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में और तीसरा होता है मिश्रित क्रम में संयोजन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं श्रेणी क्रम में संयोजन। हमने क्या किया, 3 सेल है, 3 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जिनके विद्युत वाहक बल, प्रत्येक का विद्युत वाहक बल E है और प्रत्येक का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। उनको श्रेणी क्रम में एक बाह्य प्रतिरोध, इनको श्रेणी क्रम में जोड़कर एक बाह्य प्रतिरोध R के साथ जोड़ दिया गया, ठीक है। ये इसकी थ्योरी लिखी हुई है कि इस क्रम में एक सेल का ऋण ध्रुव दूसरे सेल के धन ध्रुव से, दूसरे सेल का ऋण ध्रुव तीसरे सेल के धन ध्रुव से तथा इसी प्रकार सभी सेलों को जोड़ते चले जाते हैं, तो यह क्रम श्रेणी क्रम कहलाता है। और जो श्रेणी क्रम होता है, श्रेणी क्रम में धारा क्या होती है, प्रत्येक में समान धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। विभव प्रत्येक के जो सिरों पे ये वोल्टेज है इनका मान अलग अलग होगा। हमने इनमें सब पे अलग अलग वोल्टेज ई ही मान लिया है कि सब पे एक समान वोल्टेज ई अलग अलग उत्पन्न हो रही है। अब उसके बाद माना ई विद्युत वाहक बल व आर आंतरिक प्रतिरोध वाले एन सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं जो आर प्रतिरोध में आई धारा भेजते हैं। उसके बाद सेलों का जो कुल विद्युत वाहक बल होगा वो बराबर होगा एन ई के, क्योंकि एक सेल का विद्युत वाहक बल E है, N सेल जुड़े हुए हैं और ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और श्रेणी क्रम में सभी सेलों का विद्युत वाहक बल जुड़ता है क्योंकि सब पे अलग अलग होता है, तो इसलिए टोटल कर देंगे NE आ जाएगा। कुल आंतरिक प्रतिरोध एक सेल का R है तो N सेलों का क्या होगा NR, क्योंकि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट डॉट, जितने प्रतिरोध होंगे उनको जोड़ लेते हैं, N प्रतिरोध को जोड़ेंगे तो NR आएगा। उसके बाद परिपथ का कुल प्रतिरोध, एक बाह्य प्रतिरोध R है, एक ये टोटल आंतरिक, तो टोटल प्रतिरोध आएगा NR प्लस R के, हमें निकालना है। तब परिपथ में प्रवाहित धारा I बराबर होगा कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध के, कुल विद्युत वाहक बल NE आया अपोन में कुल प्रतिरोध NR प्लस R। उसके बाद अब मैं बताता हूँ यहाँ पे, अगर मैं क्या करूँ इसका मान 0 रख लूँ, यानी कि इस R को हम 0 रखते हैं तो एन ई अपॉन ई आएगा, एन से एन कट जाएगा, तो जो धारा प्राप्त होगी वह एक सेल की होगी। लेकिन अगर मैं इसको 0 रखूं तो अब क्या होगा, ई अपॉन आर के मल्टीप्लाई में एन आएगा, अर्थात इससे क्या रिजल्ट मिलता है कि आर का मान, आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध से लगभग नगण्य रखने पर, इसकी तुलना में लगभग नगण्य रखने पर हमें क्या होगी, सेल से एन गुणा धारा प्राप्त होगी। अर्थात हम रिजल्ट याद रख सकते हैं कि यदि हमारे पास कुछ सेल है और उनके आंतरिक प्रतिरोध लगभग नगण्य है तो उनको हम श्रेणी क्रम में जोड़कर मैक्सिमम धारा प्राप्त कर सकते हैं, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद हमें पढ़ना है समांतर क्रम में संयोजन। हमने क्या किया, एन सेलों को समांतर क्रम में जोड़ दिया।
समांतर क्रम क्या होता है? जब कुछ सेलों के धन सिरों को एक बिंदु से तथा ऋण सिरों को एक बिंदु से जोड़ देते हैं, ये क्या क्रम क्या कहलाता है? समांतर क्रम कहलाता है। और इनको हमने क्या किया? बाह्य प्रतिरोध आर के साथ जोड़ दिया। ये इसकी थ्योरी लिखी हुई है कि इस क्रम में सभी सेलों के धन ध्रुव को एक सिरे से तथा ऋण ध्रुव को एक सिरे से जोड़ देते हैं। माना एन सेल जिनके विद्युतवाहक बल ई व आंतरिक प्रतिरोध आर है को समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ये सेल परिपथ में जुड़े बाह्य प्रतिरोध आर में आई धारा भेजते हैं। एक सेल का विद्युतवाहक बल कितना है? ई है। और समांतर क्रम में टोटल विद्युत वाहक बल भी उतना ही होता है, क्योंकि समांतर क्रम में विद्युत वाहक बल नियत रहता है, वो बदलता नहीं। तो एक सेल का विद्युत वाहक बल भी ई है, एन सेलों का विद्युत वाहक बल भी ई ही होगा। ठीक है, क्योंकि समांतर क्रम में विद्युत वाहक बल क्या होता है? नियत होता है, वो चेंज नहीं होता। श्रेणी क्रम में चेंज होता है, इसलिए हमने एन सेलों के लिए उनको जोड़ लिया था, तो एन ई आया था। यहाँ पे क्या होगा? वो नियत रहेगा, तो ई आएगा। उसके बाद आंतरिक प्रतिरोध, हमने इन सबका आंतरिक प्रतिरोध आर डैश मान लिया, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध। अब आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है, श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डॉट डॉट। तो n पदों तक जोड़ देंगे तो ये आएगा 1 + 1 + 1 + 1 n पदों तक, तो n आएगा अपॉन में r। अब हम इसको क्या कर लेते हैं? रिवर्स कर लेंगे, तो r डैश बराबर आएगा r अपॉन एन के, ये अपोजिट हो जाएगा। ये हमारा आंतरिक प्रतिरोध आया तुल्य। एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर है, तो टोटल प्रतिरोध ये प्लस ये होगा। हमारा कुल विद्युत वाहक बल आया ई। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध जो तुल्य आंतरिक प्रतिरोध आया वो आर अपॉन एन आया, प्लस बाह्य प्रतिरोध आर है। हम इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, एन की यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी, तो ये होगा आर प्लस एन आर, और जो ये एन है ये घूमकर ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये हो जाएगा एन ई। ये हमारा फॉर्मूला आता है। अब हमें क्या करना है? ये बताना है कि इसको किस क्रम में जोड़े जो मैक्सिमम धारा प्राप्त हो। अगर मैं इसको 0 रखूंगा तो यहाँ से ये आएगा, एन से एन कैंसिल हो जाएगा, ई अपॉन आर बचेगा। लेकिन अगर मैं इसको 0 रखता हूँ तो ई अपॉन आर आएगा, और उसकी मल्टीप्लाई में क्या प्राप्त होगा? एन। अर्थात अगर हमारे पास कुछ सेल हो और उनके साथ जो बाह्य प्रतिरोध जुड़ा हो उसका मान लगभग नगण्य हो, तो हमें उनको समांतर क्रम में जोड़ना चाहिए। समांतर क्रम में जोड़ने पर हमें धारा n गुना प्राप्त होती है। ठीक है, ये इसकी थ्योरी लिखी हुई है। अब मैं बात करता हूं मिश्रित क्रम की। अब मिश्रित क्रम क्या होता है? अगर हम क्या करें, n सेलों को तो श्रेणी क्रम में, और उन n सेलों की m पंक्तियों को, ये कितनी है पंक्तियां? इधर से इधर m पंक्तियां, m पंक्तियों को हम क्या करें? समांतर क्रम में जोड़ दे, तो ये क्रम क्या कहलाता है? मिश्रित क्रम कहलाता है। हमने क्या किया? मान लिया n सेलों की को तो श्रेणी क्रम में, और उसी प्रकार की m पंक्तियों को समांतर क्रम में, ठीक है, जोड़ा, और उनको हमने क्या किया? वे सब के सब बाह्य प्रतिरोध आर में आई धारा भेजते हैं। तब ये इसकी थ्योरी लिखी हुई है कि इस क्रम में थोड़े थोड़े सेल श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं तथा इस प्रकार की कुल श्रेणियां समांतर क्रम में जोड़ी जाती है। माना श्रेणी क्रम की प्रत्येक पंक्ति में n सेल जुड़े हैं और इस प्रकार की m पंक्तियां समांतर क्रम में जुड़ी हैं। इस प्रकार माना प्रत्येक सेल का विद्युतवाहक बल E व आंतरिक प्रतिरोध R है, जो बाह्य प्रतिरोध में विद्युत धारा I भेज रहे हैं, विद्युत धारा I भेज रहे हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े n सेलों का जो विद्युतवाहक बल होगा वो Ne होगा। चूंकि सभी श्रेणियां समांतर क्रम में जुड़ी हुई हैं, अतः सेल का जो टोटल विद्युतवाहक बल होगा वो भी Ne ही होगा। क्यों? क्योंकि समांतर क्रम में जो आपका ये था वही आपका क्या होगा? टोटल होगा, तो टोटल Ne ही आएगा। समांतर क्रम में विद्युत विभव क्या होता है? नियत होता है। अब उसके बाद इसी प्रकार n सेल आंतरिक प्रतिरोध, n सेल जो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं उनका आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? Nr। अब इनका हम क्या निकालते हैं? पूरी बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध निकालते हैं, आंतरिक तुल्य प्रतिरोध। तो 1/R1 हमने इसको मान लिया, वो बराबर होगा 1/NR प्लस 1/NR प्लस m पंक्तियों तक, तो ये आएगा m/NR के।
अब इसको रिवर्स कर लेंगे तो R1 बराबर आएगा NR अपॉन एम के। हमें निकालना है परिपथ का कुल प्रतिरोध, तो एक प्रतिरोध तो ये है और एक प्रतिरोध आपका बाह्य प्रतिरोध है, तो ये टोटल प्रतिरोध आ जाएगा। अब हमें निकालना है परिपथ की टोटल धारा, तो जो बराबर होगी कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध की, इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई होके एम पहुँच जाएगा अंश में। ठीक है, तो मिश्रित क्रम में बाह्य परिपथ में धारा का अधिकतम मान तब होगा जब बाह्य व आंतरिक प्रतिरोध दोनों के दोनों क्या हो, बराबर हो। तो इन तीनों क्रमों से हमें रिजल्ट मिलता है कि श्रेणी क्रम में तो आंतरिक प्रतिरोध यदि नगण्य हो तो धारा मैक्सिमम होगी, समांतर क्रम में यदि बाह्य प्रतिरोध नगण्य हो तब मैक्सिमम धारा प्राप्त होगी, और यदि दोनों प्रतिरोध आंतरिक और बाह्य ये इक्वल हो तो उस टाइम पे हमें उनको मिश्रित क्रम में जोड़ना चाहिए। मिश्रित क्रम में जोड़ने पर हमें मैक्सिमम धारा प्राप्त। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है किरचॉफ के नियम, पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किरचॉफ ने सन 1842 ईस्वी में विद्युत परिपथों में धारा के वैद्युत जो धारा वितरण है उसके संबंध में दो नियम दिए जो इस प्रकार हैं। एक तो है फर्स्ट नियम, जिसको पहला नियम या संधि नियम या धारा नियम बोलते हैं, जंक्शन लॉ, करंट लॉ या फर्स्ट लॉ। इसमें क्या कहा कि बहुत सारी धाराएं, इसको बोलते हैं जहाँ बहुत सारी धाराएं निकलती है जहाँ से या आकर मिलती है उसको हम संधि, इंग्लिश में जंक्शन बोलते हैं। तो किरचॉफ ने कहा कि संधि पर आकर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो यह इसकी परिभाषा है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई इक्वल टू किसके बराबर होगा, शून्य के। अब उसके बाद जो संधि की ओर धाराएं आती हैं उनको हम प्लस चिन्ह के साथ, और जो संधि से दूर जाती है उनको हम माइनस चिन्ह के साथ लेते हैं। तो इसमें ये दो धाराएं संधि की ओर आई, I1 और I2, इनको प्लस के साथ, और ये तीन बाहर की ओर गई, इनको हम माइनस चिन्ह के साथ। तो ये होगा I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये माइनस के तीनों उधर जाकर प्लस के हो जाएंगे। इससे हम एक रिजल्ट और दे सकते हैं कि संधि पर आकर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग संधि से दूर जाने वाली सभी धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसको ही हम किरचॉफ का प्रथम नियम या संधि नियम या धारा नियम बोलते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका ऑब्जेक्टिव कि जो ये नियम है ये आवेश के संरक्षण के नियम का पालन करता है, जो बहुविकल्प क्वेश्चन बोर्ड के लिए या किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए बन सकता है। इसके बाद बात करते हैं हम दूसरा नियम, जिसको हम पास का नियम भी या वोल्टा का नियम भी बोलते हैं, सेकंड लॉ, लूप लॉ या वोल्टेज लॉ। अब ये होता क्या है, इसके अनुसार किरचॉफ ने कहा कि किसी बंद परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगे सैलों के विद्युतवाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होते हैं। अर्थात इस हम फॉर्मूले से इसको याद रख सकते हैं कि किसी बंद परिपथ में प्रवाहित धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग परिपथ में लगे सैलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इसे ही किरचॉफ का सेकंड नियम बोलते हैं या वोल्टा का नियम भी बोलते हैं। इसकी व्याख्या के लिए हमने एक डायग्राम बनाया हुआ है। एक सेल E1 है और एक सेल E2 है। ठीक है, हमने क्या किया, ये दो सेल लिए, अब इसमें से I1 धारा प्रवाहित हो रही है और इसमें से I2, इसका नाम है E1 और दूसरी सेल का नाम है E2। क्लियर। उसके बाद इनके साथ हमने तीन प्रतिरोध R1, R2 व R3 चित्रानुसार जोड़ दिए। इसमें से जो धारा चलेगी यहाँ से I1 धारा चली, यहाँ से जो धारा चली इसको नाम I2 दिया। अब कंडीशन यही, एक धारा यहाँ से आई एक धारा यहाँ से आई, दो धाराएं संधि की ओर आ रही हैं तो दूर जाने वाली धारा इन दोनों के योग के क्या होगी, बराबर होगी किरचॉफ के फर्स्ट नियम के अनुसार। यानी कि I1 प्लस I3 इस प्रतिरोध से होकर जाएगी। फिर यहाँ पे जंक्शन हुआ, संधि हुई, तो यहाँ पे यह जो धारा आई वह दो पार्टों में टूट जाएगी। इधर से I2 आई थी, इधर से I1 आई थी। तो इस प्रकार इसमें धारा का वितरण प्रथम नियम के अनुसार होता है। हमने चित्र में इसको जो चित्र बनाया है इसकी व्याख्या लिखी है थ्योरी कि चित्र में एक विद्युत प्रतिरोध दिखाया गया है, परिपथ दिखाया गया है जिसमें दो सेल E1 व E2 तीन प्रतिरोधों R1 व R2 के साथ चित्रानुसार जुड़े हैं। प्रत्येक
प्रत्येक शाखा में धारा किरचॉफ के फर्स्ट लॉ के अनुसार बहती है। हम अप्लाई करते हैं पहले बंद परिपथ में किरचॉफ का सेकंड नियम। तो बंद में फर्स्ट या पास बोल सकते हैं, या बंद परिपथ बोल सकते हैं, या बंद सर्किट या क्लोज सर्किट बोल सकते हैं, में किरचॉफ के सेकंड नियम से। अब देखते हैं इस परिपथ की बात करते हैं। इस परिपथ में एक धारा तो ये प्रवाहित हो रही है, एक धारा या I1 के साथ कौन सा प्रतिरोध है R1, तो I1 इंटू R1। I2 के साथ प्रतिरोध है R2, लेकिन दोनों धाराओं की दिशा विपरीत है, एक इधर ने जा रही है, एक इधर ने जा रही है। जब दिशा विपरीत है तो चिन्ह माइनस का आएगा, तो I2 इंटू R2। इनका हमने बीजगणितीय योग लिया। अब इस सेल में कितने विद्युत वाहक बल लगे हुए हैं या कितने सेल लगे हुए हैं, दो, एक E1 और एक E2। जब इनकी दिशा विपरीत है तो इनके बीच में चिन्ह माइनस का आ जाएगा। ये तो हमने पहले परिपथ में, पहले बंद में इसमें लगा दिया किरचॉफ का सेकंड नियम। ऐसे ही हम सेकंड नियम लगाते हैं सेकंड मेष में। अब सेकंड मेष में बात करते हैं, I1 प्लस I2 धारा प्रवाहित हो रही है R3 में, और I2 धारा प्रवाहित हो रही है R2 में, तो I2 इंटू R2। दोनों की दिशा समान है, ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, तो जब समान दिशा है तो चिन्ह प्लस का आएगा। और I1 प्लस I2 के साथ R3। इस पूरे परिपथ में कितने सेल लगे हुए हैं, एक सेल लगा हुआ है, बराबर E2। तो इस प्रकार हम इसके परिपथ के द्वारा हम क्या करते हैं, किरचॉफ के सेकंड नियम की व्याख्या कर सकते हैं। क्लियर। उसके बाद इसका भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि जो ये सेकंड नियम है किरचॉफ का, ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और बोर्ड एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जाता रहता है। अब हमारा टॉपिक है व्हाइटस्टोन सेतु। व्हाइटस्टोन सेतु है क्या चीज़। व्हाइटस्टोन सेतु इंग्लैंड के एक प्रोफेसर थे जिनका नाम व्हाइटस्टोन था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने चार प्रतिरोध उनके पास, उनमें से 3 का मान उनको पता था लेकिन 1 का मान ज्ञात करना था। तो उन 4 प्रतिरोधों में से 3 का मान ज्ञात था और 1 का अज्ञात था। तो उन्होंने एक क्या किया, एक सेतु या ब्रिज निर्मित किया जिसको नाम व्हाइटस्टोन सेतु रखा गया। उसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, 4 दिए गए प्रतिरोधों में से एक अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये इसकी संरचना है, ये थोड़ी लिखी हुई है कि इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हाइटस्टोन ने प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया जिसके द्वारा किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात किया जा सकता है। इस व्यवस्था को व्हाइटस्टोन सेतु कहते हैं। इसमें क्या होता है, एक चतुर्भुज ABCD होता है जिसकी भुजा AB के बीच P प्रतिरोध, BC के बीच Q प्रतिरोध, AD के बीच R प्रतिरोध और DC के बीच S प्रतिरोध लगा होते हैं। जो S है वो आपका अज्ञात प्रतिरोध है, P Q R का मान ज्ञात होता है। उसके बाद इसके विकर्ण AC के मध्य हम एक बैटरी, धारा नियंत्रक व कुंजी जोड़ देते हैं, जबकि विकर्ण BD के मध्य एक विक्षेप मापी और एक कुंजी K2 जोड़ देते हैं। ये थ्योरी लिखी हुई है कि इसमें एक चतुर्भुज ABCD होता है जिसकी भुजाओं AB, BC, AD व DC के मध्य 4 प्रतिरोध क्रम से P, Q व R व S जुड़े होते हैं। इन प्रतिरोधों में S प्रतिरोध अज्ञात होता है। चतुर्भुज के विकर्ण AC के मध्य बैटरी, धारा नियंत्रक व कुंजी K1 लगी होती है, जबकि विकर्ण BD के मध्य एक विक्षेप मापी G व कुंजी K2 लगी होती है। जब कुंजी K1 को प्रेस करते हैं तो पूरे सर्किट में धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, तब यह धारा किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार प्रत्येक शाखा में डिवाइड होती है। देखो यहाँ पे धारा चली, इसका नाम हमने I1 दिया। यहाँ पे ये धारा 2 पार्टों में टूटेगी, तो इसकी तरफ हमने मान लिया I1 धारा गई, इसकी तरफ I2 धारा गई। या ऐसे इसको हम इस प्रकार प्रतिरोधों को इस प्रकार सेट करते हैं कि विकर्ण BD में कोई धारा प्रवाहित ना हो, तो इसमें विक्षेप शून्य होगा, तो धारा या I1 इधर चली जाएगी और ये I2 इधर आ जाएगी। फिर यहाँ पे इसका जंक्शन हुआ, संधि हुई, तो इन दोनों का योग I इधर आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमने लिखा हुआ है। प्रतिरोध P, Q, R व S को इस प्रकार संयोजित करते हैं कि विकर्ण BD में कोई विक्षेप न रहे, अर्थात कोई धारा प्रवाहित न हो। कुंजी K2 को दबाने पर BD में धारा नहीं होती। हम इसको अगर दाबते हैं तो इसमें क्या नहीं होगी, विक्षेप शून्य हो जाएगा और इस शाखा में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, बंद मेष फर्स्ट की बात करते हैं। ABDA किरचॉफ का सेकंड नियम लगाएंगे। तो देखते हैं, ये है हमारा बंद मेष फर्स्ट, ये हमारा बंद मेष फर्स्ट ABDA। इस वाले परिपथ में I1 धारा प्रवाहित हो रही है P में,
तो I1 की मल्टीप्लाई P के साथ। I2 धारा प्रवाहित हो रही है क्यों में, तो I2 की R में, तो I2 की मल्टीप्लाई R के साथ, लेकिन दोनों की दिशा विपरीत है तो चिन्ह माइनस का आएगा। और इस परिपथ में जो ये फिलहाल परिपथ हम यूज कर रहे हैं इसमें कोई सेल नहीं लगा हुआ है, तो सेल का मान क्या होगा, शून्य। तो इसको हमने लिख दिया I1P माइनस I2 क्या इज इक्वल टू शून्य। इसी प्रकार ये माइनस का था उधर जाकर प्लस का हो गया, ये I2R है। इसी प्रकार बंद पास BCDA में लगाएंगे तो I1 क्यों माइनस I2S बराबर 0 आएगा, क्योंकि इसमें भी सेल नहीं लगा हुआ है। ये माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। अब इसके बाद इसको हम क्या करते हैं, इससे डिवाइड करते हैं। तो I1P अपॉन I1 क्यों I2R अपॉन I2S, I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, तो P अपॉन क्यों बराबर R अपॉन S आएगा। यही व्हाइटस्टोन सेतु के संतुलन की शर्त है। इसमें P क्यों R का मान रख के हम किसका मान ज्ञात कर सकते हैं, S का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम व्हाइटस्टोन सेतु के सिद्धांत के उपयोग, अनुप्रयोग भी बोल सकते हैं व्हाइटस्टोन सेतु के अनुप्रयोग। इस सिद्धांत पे से प्रतिरोध नापने के लिए दो उपकरण बनाए जाते हैं। एक तो है हमारा पोस्ट ऑफिस बॉक्स और एक होता है मीटर सेतु। जो मीटर सेतु होता है ये अच्छा परिपथ होता है, ये ज़्यादा सुगराई होता है, इसलिए हम इसी को समझते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाइटस्टोन सेतु। ये हमारा व्हाइटस्टोन सेतु मीटर सेतु। हमने क्या किया, इसमें एक लकड़ी का एक फट्टा होता है आयताकार, जिसके दो कोणों पे एल आकार की धातु की पत्ती लगी होती है और मध्य में दोनों ओर कुछ स्थान छोड़ने पर एक सीधी पत्ती लगी होती है। पहली और तीसरी पत्ती के मध्य एक तार AC जो 1 मीटर लंबा पैमाने के साथ जुड़ा होता है। पहली और दूसरी पत्ती के मध्य प्रतिरोध बॉक्स लगा होता है। दूसरी और तीसरी पत्ती के मध्य अज्ञात प्रतिरोध S लगा होता है, जिसका मान हमें ज्ञात करना होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो पहली और तीसरी पत्ती होती है इनको हम एक बैटरी, धारा नियंत्रक और कुंजी से जोड़ देते हैं। ठीक है। जो सीधी पत्ती होती है इसमें एक तार द्वारा, सहायक तार द्वारा विक्षेप मापी और एक जोकी लगी होती है। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही इसको प्रेस करते हैं पूरे सर्किट में धारा प्रवाहित होने लगती है। तो जैसी परिपथ में धारा प्रवाहित होगी हम क्या करेंगे, यहाँ से कोई प्रतिरोध का मान निकाल लेंगे और निकाल कर हम क्या करते हैं, इस जोकी को इस तार AB पर खिसका कर चलाते हैं। जैसे हम जहाँ पे विक्षेप मापी में विक्षेप क्या हो जाए, शून्य हो जाता है, वहाँ की हम स्थिति नोट कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की लंबाई P प्रतिरोध का कार्य करेगी, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्यों प्रतिरोध का कार्य करती है। ये R प्रतिरोध है और ये S प्रतिरोध है। चारों को हम व्हाइटस्टोन सेतु के संतुलन की शर्त में रखकर S का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब देखो ये इसकी थ्योरी लिखी हुई है कि किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए व्हाइटस्टोन सेतु पर आधारित मीटर सेतु एक सुग्राही यंत्र है। इसकी सुग्राहिता पोस्ट ऑफिस बॉक्स की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। मीटर सेतु चित्र में दर्शाया गया है। इसमें 1 मीटर लंबा तार, एक समान त्रिज्या का कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का बना तार AC होता है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसमें हम कॉन्स्टेंट या मिश्र धातु की तारों का यूज क्यों करते हैं, तो आप पिछली वीडियो में जाकर चेक कर सकते हो। उसके बाद जो लकड़ी के आधार पर मीटर पैमाने के साथ कसा होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कसा। ठीक है। तार के सिरे A व C दो L आकार की तांबे की पत्तियों से जुड़े रहते हैं। इन पत्तियों के बीच में दोनों ओर कुछ रिक्त स्थान छोड़कर एक तीसरी तांबे की सीधी पत्ती लगी होती है। बीच वाले पैच D को एक संट युक्त धारा मापी G से जोड़कर सर्पी कुंजी स्लाइडिंग जो की बोलते हैं B से जोड़ देते हैं, जिसकी नोक को तार पर खिसकाकर कहीं भी स्पर्श करा सकते हैं। ये इसकी थ्योरी लिखी हुई है। अब इसके बाद जिस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना होता है C व D के बीच, उसको हम क्या करते हैं, जिस तार का प्रतिरोध ज्ञात करना होता है उसको हम लास्ट की दो पत्तियों के मध्य जोड़ देते हैं। पहली दो पत्तियों के मध्य उसको तो हम C व D के बीच जोड़ देंगे, और जो पहली पत्ती है A व D उनके बीच में हम क्या करते हैं, प्रतिरोध बॉक्स जोड़ देते हैं। बिंदु A व C के मध्य सेल
तथा धारा नियंत्रक व कुंजी के जोड़ देते हैं। कुंजी के को बंद करने पर पूरे परिपथ में धारा बहने लगती है। अब स्लाइडिंग जो की को तार AC पर चलाकर अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं, जो AC को दो भागों में AB व BC में विभाजित करता है, जैसा कि हमने चित्र में दर्शाया हुआ है। AB को P प्रतिरोध और BC को Q प्रतिरोध मान लेते हैं। ये P और Q प्रतिरोध की भांति व्यवहार करते हैं। व्हाइटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या था? P/Q बराबर R/S। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। माना तार जो AB आया वो हमारा L सेंटीमीटर है और BC कितना होगा, क्योंकि टोटल 100 सेंटीमीटर का या 1 मीटर का तार यूज है, तो इसलिए वो 100 माइनस L सेंटीमीटर होगा। अब तार AB का प्रतिरोध P बराबर होगा ρL/A के। इसी प्रकार Q बराबर होगा ρ 100 - L/A के। इन दोनों की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, हमारा फाइनली आएगा S बराबर R 100 - L के। इसमें हम L की और R की वैल्यू रख के S का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा मीटर सेतु था। ये लिखा हुआ है व्हाइटस्टोन सेतु। व्हाइटस्टोन सेतु तब सबसे अधिक सुघराई होता है जब P/Q/R/S एक ही कोटि के हो, यानी कि अलग अलग कोटि के होंगे। उसके बाद मीटर सेतु की सहायता से बहुत अधिक मोटे प्रतिरोध का मान शुद्धता से ज्ञात नहीं किया जा सकता। ये इनकी शर्तें हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना सकती है। इसके बाद हम टॉपिक पढ़ते हैं धारा नियंत्रक। अब धारा नियंत्रक ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका प्रैक्टिकलों में हम ज़्यादातर यूज करते हैं। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, प्रैक्टिकलों में इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। अब होता क्या है धारा नियंत्रक? धारा नियंत्रक एक ऐसा उपकरण है, ठीक है, जो वैद्युत परिपथों में धारा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। ये लिखा हुआ है धारा नियंत्रक एक ऐसा उपकरण है जो वैद्युत परिपथों में धारा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। यह प्राय चीनी मिट्टी या खोखला बेलन होता है। ठीक है, ये एक बेलन होता है जिसके ऊपर नाइक्रोम का तार लिपटा रहता है। ठीक है, मिश्र धातु का हम क्या करते हैं, इसके ऊपर तार लपेट देते हैं। क्लियर? उसके बाद नाइक्रोम का तार इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक व प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है। इसका भी रीजन है कि इसमें नाइक्रोम का तार क्यों यूज करते हैं। उसके बाद ऑक्सीकृत होने के कारण तार के विभिन्न फेरे एक दूसरे से पृथक होते हैं और तार के दोनों सिरे आधार के सिरों पर संयोजक पैच ए व बी के साथ जुड़े होते हैं। ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, इनके साथ क्या होते हैं, वे जुड़े होते हैं। बेलन के समांतर ऊपर की ओर धातु की एक छड़ सीढ़ी लगी होती है। ये यहाँ पे धातु की छड़ है जिसको हमने नाम सीढ़ी रखा हुआ है, जिस पर खिसकने वाली धातु की पत्ती एस लगी रहती है। ये एक धातु की पत्ती है जिसको हम क्या करते हैं, इसके ऊपर खिसकाते हैं। इन वायर के ऊपर हम क्या करते हैं, खिसका कर चलाते हैं। जिस पर खिसकने वाली धातु की पत्ती लगी होती है। पत्ती एस को विसर्पी स्पर्शक कहते हैं और छड़ के एक सिरे पर संयोजक पैच सी लगा होता है। इसके बाद हमारा टॉपिक है विभव मापी। विभव मापी नाम से पता लग रहा है जो विभव मापने का कार्य करता हो। यह एक सर्वोत्मुखी उपकरण है। इसका प्रयोग परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर अथवा सेल का विद्युतवाहक बल अथवा सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में किया जाता है। हम इसका यूज वोल्टेज नापने में या सेल का विद्युतवाहक बल नापने में या सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने में करते हैं। इसका प्रयोग वोल्ट मीटर तथा एमीटर के अंश शोधन में भी किया जाता है। ये इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये इसका डायग्राम है। ये क्या होता है, एक बहुत लंबा तार होता है, कम से कम 4 से 12 मीटर लंबा तार होता है जो मीटर पैमाने के साथ लगा होता है। ठीक है, इसमें अधिक विशिष्ट प्रतिरोध एवं कम प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा का कांस्टेंटन या मैग्नीन का 4 से 12 मीटर लंबा तार लकड़ी के तख्ते पर कसा होता है। ये तारे तांबे की पत्तियों द्वारा परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। तारों के सिरे ए व बी पर सहायक पैच द्वारा लगे होते हैं तथा तारों के समांतर 1 मीटर पैमाना लगा होता है जिस पर शून्य विक्षेप के संगत तार की लंबाइयाँ पढ़ी जा सकती है। अब हमने क्या करना है, इसके अनुप्रयोग पढ़ने हैं जो पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं विभव प्रवणता की। पोटेंशियल ग्रेडियंट होता क्या है? विभव प्रवणता क्या होता है? किसी चालक तार की एकांक लंबाई पर जितना विभव पतन होता है वही क्या कहलाती है? विभव प्रवणता कहलाती है। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, फॉर्मूला के बराबर वी अपॉन एल होता है। एल का मान 1 रखेंगे तो के बराबर वी आएगा। तो हम कहेंगे कि इस चालक तार की एकांक लंबाई पर हुए विभव पतन को ही विभव प्रवणता के कहते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक है विभव मापी की सुग्राह्यता। विभव मापी में तार की लंबाई जो एल है, एल का मान जितना अधिक होगा उसकी सुग्राह्यता उतनी अधिक होती है, तथा विभव प्रवणता के घटने पर एल का मान भी क्या हो जाएगा? एल का मान बढ़ जाता है। देखो, विभव मापी में तार की लंबाई एल का मान जितना अधिक होगा विभव मापी उतना ही अधिक सुग्राह्य होता है, क्योंकि एल का मान बढ़ाने पर विभव प्रवणता घटती है और विभव प्रवणता के घटने पर इसकी सुग्राह्यता बढ़ती है। विभव प्रवणता और सुग्राह्यता एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब हमारा टॉपिक है विभव मापी के अनुप्रयोग, जो पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों प्रयोग हम करेंगे इसमें। दो सेलों के विद्युतवाहक बलों की तुलना करना और एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। यह हमारा उपकरण है, ये तार ए बी है विभव मापी का। ठीक है, हमने तार ए बी को क्या किया? बैटरी, कुंजी व धारा नियंत्रक के साथ जोड़ दिया। जिन दो सेलों के विद्युतवाहक बलों की तुलना करनी होती है उन सेलों के धन सिरों को तार ए बी के ए सिरे से तथा उनके ऋण सिरों का संबंध द्विमार्गी कुंजी जो कि पैन विक्षेप मापी और जो कि से होता है। ठीक है, ये इसकी थ्योरी लिखी हुई है कि सर्वप्रथम विभव मापी के तार ए बी को संचायक सेल अथवा बैटरी B1 धारा नियंत्रक RH तथा कुंजी K से जोड़ देते हैं। जिन दो सेलों का विद्युतवाहक बल की तुलना करनी होती है उनके धन सिरों को तार AB के A सिरे से जोड़ देते हैं तथा ऋण सिरों को का संबंध एक द्विमार्गी कुंजी K1 K2 के द्वारा एक शंट युक्त धारामापी G से जोड़कर जो कि J से जोड़ देते हैं। जब J को हम क्या करते हैं? अब देखो कंडीशन क्या होगी, जो कि है इसको हम तार ए बी पर ऐसे चलाते हैं। ठीक है, पहले कुंजी के को प्रेस किया, पूरे परिपथ में धारा बहने लगी। ठीक है, उसके बाद हम पहले क्या कर लेंगे? इसको तो ओपन रखेंगे, इसको क्लोज कर लेंगे, इसको बंद करेंगे। अब ये जो E1 होगा ये परिपथ में कनेक्ट होगा। जैसे इसको कनेक्ट करते हैं हम इस जो की को इस तार ए बी पर ऐसे चलाते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे चलाई, यहाँ पे चलाने पर विक्षेप मापे में विक्षेप क्या हुआ? शून्य होगा। तो यहाँ तक की स्थिति जो ये लंबाई है मीटर पैमाने द्वारा हम इस लंबाई को नोट कर लेते हैं। इसका नाम हमने दे दिया L1। उसके बाद इसको ओपन कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे और फिर पुनः इसको हम तार ए बी पर चलाकर देखते हैं। अब दोबारा जब चलाएंगे तो फिर मैंने विक्षेप कितना हुआ? L2 प्राप्त होता है। तो इन दोनों का हम यूज कर लेंगे। ये होगा, ये लिखा हुआ है, जब के को जोड़ते हैं तो परिपथ में धारा बहने लगती है। पहले सेल E1 को द्विमार्गी कुंजी K1 के सिरे द्वारा परिपथ में जोड़ देते हैं, जो कि पेन को तार AB पर चलाकर अविक्षेप की स्थिति L1 प्राप्त करते हैं। तब फॉर्मूला आया था प्रवणता के फॉर्मूले से, प्रवणता थी K बराबर E अपॉन L। तो यहाँ से हमने यूज किया E बराबर KL, तो E1 बराबर KL1। ठीक है, अब क्या करेंगे? दूसरे सेल E2 को द्विमार्गी कुंजी K2 द्वारा परिपथ में जोड़कर पुनः शून्य विक्षेप की स्थिति L2 प्राप्त करेंगे। तो E2 बराबर KL2 होगा। फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो E1 अपॉन E2 बराबर होगा L1 अपॉन L2 के K से K कैंसिल हो जाएगा। L1 L2 का मान रख के हम क्या कर लेते हैं? E1 व E2 की कंपेयर कर लेते हैं, विद्युतवाहक बलों की तुलना कर लेते हैं। सावधानियां, सभी सेलों के धन ध्रुव को बिंदु ए से जोड़ते हैं। दूसरा, संचायक सेल का विद्युतवाहक बल E1 व E2 में से प्रत्येक के विद्युतवाहक बल से क्या होना चाहिए? अधिक। यदि हम जिन सेलों की तुलना कर रहे हैं उनका विद्युतवाहक बल ज़्यादा है तो वो आपका जो परिपथ होगा त्रुटिपूर्ण होगा। इसके बाद हमारा टॉपिक है किसी प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है, हम क्या करेंगे? ये हमारा क्या है? विभव मापी है, जिसके तार ए बी को हम क्या करते हैं? बैटरी, कुंजी और धारा नियंत्रक से जोड़ देते हैं। यहाँ पे मीटर पैमाना लगा हुआ है। जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है उसके धन सिरे और प्रतिरोध बॉक्स के प्रथम सिरे को हम क्या करेंगे? तार ए बी के ए सिरे से जोड़ देते हैं। उसके ऋण सिरे और प्रतिरोध बॉक्स के सेकंड सिरों का संबंध एक द्विमार्गी कुंजी से होता है और इनको हम क्या करते हैं? एक विक्षेप मापी व जोकी से जोड़ देते हैं।
क्लियर। ये हमने इसकी थ्योरी लिखी हुई है। तार ए बी के सिरों के बीच एक बैटरी कुंजी धारा नियंत्रक RH जोड़ देते हैं। जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है उसके धन सिरे तथा प्रतिरोध बॉक्स के प्रथम सिरे को तार ए बी के ए सिरे से जोड़ देते हैं। क्लियर। सेल के ऋण सिरे तथा प्रतिरोध बॉक्स के सेकंड सिरे को द्विमार्गी कुंजी विक्षेप मापित जोकी से जोड़ देते हैं। अब क्या करेंगे, हम इसको जैसे कनेक्ट करेंगे पूरे परिपथ में धारा बहने लगेगी। ठीक है, जैसे परिपथ में धारा प्रवाहित होगी हम इसको कनेक्ट कर लेंगे, इसको ओपन रखेंगे और जोकी को हम इस तार ए बी पर खिसका कर चलाते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे मान लिया विक्षेप शून्य आया तो हम यह स्थिति नोट कर लेंगे। मान लिया स्थिति आती है L1, तब ये लिखा है कि के को बंद करने पर परिपथ में धारा बहने लगती है। द्विमार्गी कुंजी के K1 सिरे को जोड़कर जोकी पेन को जो कि के अविक्षेप की स्थिति L1 प्राप्त करते हैं। तो फॉर्मूला क्या था, E बराबर के। अब क्योंकि सेल ए के लगा हुआ है इसका विद्युत बल E मान रखे हैं तो E बराबर KL1 से। अब क्या करेंगे, अब हम कुंजी K1 को ओपन कर देंगे और प्रतिरोध बॉक्स को परिपथ में जोड़ लेते हैं K2 द्विमार्गी कुंजी K2 सिरे द्वारा। ठीक है, और अविक्षेप की स्थिति क्या प्राप्त करते हैं L2। अब जो प्रतिरोध बॉक्स है उसके सिरों पर तो क्या उत्पन्न होगी, वोल्टेज, तो V बराबर होगी KL2। समीकरण फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करते हैं तो E अपॉन V बराबर KL1 अपॉन KL2, K से K कैंसिल हो जाएगा तो E अपॉन V बराबर आएगा L1 अपॉन L2। अब हमने क्या निकालना है, आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। एक रिलेशन निकाला अभी पीछे, R बराबर R E अपॉन V माइनस 1। इसमें हम क्या करेंगे, L1 अपॉन L2 की वैल्यू रख देंगे, E अपन V की L1 अपॉन L2 माइनस 1। अब इसमें हम तीनों की वैल्यू रख के हम क्या कर सकते हैं, आंतरिक प्रतिरोध R का मान ज्ञात कर सकते हैं। विभवमापी अनंत प्रतिरोध के आदर्श वोल्टमीटर के समतुल्य होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके बाद ये इस चैप्टर के फॉर्मूले हैं। चैप्टर नंबर 3 के विद्युत धारा के फॉर्मूले। सबसे पहले विद्युत धारा बराबर I बराबर होता है Q/T, धारा घनत्व J बराबर होता है I/A, श्रांतिकाल τ बराबर होता है माध्यम मुक्त पथ λ/ वर्ग माध्य मूलचाल Vrms, जिसका मान 10⁻⁻14 सेकंड होता है। ऊष्मीय वेग U बराबर 10⁵5 मीटर पर सेकंड होता है। औसत ऊष्मीय वेग का मान 0 होता है। अनुगमन वेग Vd बराबर L/T होता है। अनुगमन वेग व धारा घनत्व में संबंध J बराबर NeVd होता है। अनुगमन वेग Vd तथा विद्युत धारा में संबंध I बराबर NeAVd होता है। गतिशीलता का फॉर्मूला म्यू बराबर अनुगमन वेग व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। विद्युत प्रतिरोध R बराबर V/I या R बराबर mL/n² होता है। विद्युत चालकता विद्युत प्रतिरोध का उल्टा विद्युत चालकता होती है। प्रतिरोधकता रो बराबर होता है RA/L या रो बराबर होता है E/J के। विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट चालकता विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होती है। सिग्मा E व J में संबंध सिग्मा J बराबर होता है सिग्मा इंटू E के। गत्यात्मक प्रतिरोध बराबर होता है डेल V/डेल I के। प्रतिरोध ताप गुणांक अल्फा बराबर होता है डेल R/R0 डेल T, जिसका मात्रक 1/डिग्री सेल्सियस होता है। W बराबर होता है I² RT या V²/RT या VIT के। P बराबर होता है W/T के या VI के या V²/R के या फिर I²/R के। ये P के फॉर्मूले हैं। 1 किलोवाट घंटा बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट 3.6 × 10⁶ जूल होता है। कार्य का या ऊर्जा का मात्रक होता है, बहुविकल्प क्वेश्चन में पूछा जाता है। समांतर क्रम में शक्ति का फॉर्मूला P बराबर P1 + P2 + डॉट डॉट और श्रेणी क्रम में 1/P बराबर 1/P1 + 1/P2 डॉट डॉट। इसी प्रकार समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ऐसे डॉट डॉट जितने प्रतिरोध होंगे। श्रेणी क्रम में R बराबर होता है R1 + R2 + R3 + डॉट डॉट। विद्युत सेल E बराबर होता है W/Q के। टर्मिनल विभवांतर V' बराबर W/Q के। R बराबर रिलेशन आया था R बराबर R E/V माइनस 1। परिपथ में धारा I बराबर होता है E/R + R। कुल प्रतिरोध किरचॉफ का प्रथम नियम सिग्मा = 0। द्वितीय नियम सिग्मा IR = सिग्मा E। व्हाइटस्टोन सेतु की शर्त P/Q बराबर R/S। मीटर सेतु के फॉर्मूला S बराबर R 100 - L/L। विभव प्रवणता K बराबर V/L। और एक आपका दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना E1/E2 बराबर L1/L2। सेल का आंतरिक प्रतिरोध R बराबर R L1/L2 माइनस 1। ये इस चैप्टर के फॉर्मूले थे। ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको ये नोट्स अगर चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता दें। थैंक यू।